नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मौसम में हुआ बदलाव, बढ़ते तापमान से लोगों को मिली कुछ राहत। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का समापन। एलिट एकेडमी के खिलाड़ियों ने 10 स्वर्ण पदक एवं 10 रजत पदक हासिल किए। 13 साल की बच्ची की मौत के मामले में पुलिस जुटा रही सबूत। बच्ची शांत स्वभाव की बताई जा रही है। जुलाई माह में चलाई जाएगी हेरिटेज ट्रेन को लेकर रेलवे द्वारा की गई सारी तैयारी। 2 युवक यूट्यूब से सीख रहे थे वारदात। गुजरात के रहने वाले हैं युवक। संक्रमित इंजेक्शन मामले में एक और आरोपी की जमानत खारिज। आरोपी ने इंजेक्शन लाकर अपने घर के फ्रिज में रख दिया था। पुलिस ने लेडी डॉन पर किया 3000 का इनाम। 2 करोड़ से जुड़ा है मामला। अंतिम सत्य मृत्यु नहीं, जीवन ही है। जहां एक जीवन पूर्ण होकर विराम लेता है, वहां से दूसरा जीवन आरंभ होता है। इसी सोच के साथ इंदौर शहर की रहने वाली भाग्यश्री, जो कई वर्षों से लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर उन्हें मुक्ति दिलवाने का कार्य करती है, वह भी अपने निजी खर्चे से अब तक सैकड़ों लोगों को गति मुक्ति देने वाली डॉक्टर भाग्यश्री को इस सेवा कार्य के लिए अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इस कार्य को वे महज एक सेवा के तौर पर कई वर्षों से करती आ रही है। जीते जी तो हर कोई किसी की मदद करता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताने जा रहे हैं जो मरने के बाद लोगों के अंतिम पड़ाव में उनको मोक्ष देने का काम करती है। तो आप देख सकते हैं कि भाग्यश्री जी जो जितने भी अनाथ शव होते हैं उन सबका अंतिम संस्कार वो यहाँ पर आकर करती है, और ऐसे ही कितने शवों को आज तक वो मुक्ति दिलवा चुकी है। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी इस यात्रा के बारे में कि कब से उन्होंने ये सब शुरू किया था और क्या उद्देश्य है इसके पीछे का। तो चलिए उनसे बात करते हैं। पहले तो आप ये बताइए कि कब आपको वो पल, ये प्रेरणा मिली कि आपको ये सब ऐसा करना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो शायद महिलाएं मुक्तिधाम में आने से भी डरती हैं। मैं ये तो आपको नहीं बता पाऊंगी कि कैसे प्रेरणा मिली। शायद ये सब कुछ ईश्वर की प्लानिंग थी, उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना है। मैं एक PhD स्टूडेंट हूँ, शोधार्थी थी, और अभी हाल ही में मैंने अपना PhD कंप्लीट किया, मैं डॉक्टरेट हुई हूँ। और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करती थी। मैंने सोचा था अधिकारी बनूंगी, लेकिन ईश्वर ने उससे ज़्यादा सोचा था मेरे लिए, क्योंकि उन लोगों की सेवा करना जो कह सकते हैं, लेकिन उन लोगों की सेवा करना जो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अपने अंतिम यात्रा के लिए वो राह देखते रहते हैं। क्योंकि शास्त्रों की माने तो ऐसे इस तरह से अंतिम संस्कार करना महिलाओं के लिए अलाउ नहीं करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि महिलाओं का मुक्तिधाम जाना वर्जित है। ऐसा माना जाता था प्राचीन काल से कि महिलाएं बड़ी कोमल हृदय की होती हैं, वो बहुत ज़्यादा दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, ऐसी विभक्त स्थिति नहीं देख पाती है। लेकिन आज की महिलाएं आंगन से लेकर अंतरिक्ष तक है, वो आंगन में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं और अंतरिक्ष में भी। ऐसा कौन सा काम है जो महिलाएं नहीं कर रही हैं। और शमशान ये सृष्टि की भूमि ही है, तो ये कोई अलग से स्थान नहीं है जहाँ महिलाओं को जाने का अधिकार ना हो। जब जिसे ईश्वर ने जन्म देने के लिए द्वार दिया, ईश्वर को जब खुद धरती पर आना था तो उसने महिला को चुना, तो मोक्ष देने के रास्ते में उसको हटाया जाए, ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा। इसके लिए आपको कितने अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है? अवार्ड और ये सब तो भौतिक चीज़ें हैं। ईश्वर ने बड़ा सम्मान दिया है, लेकिन उससे बड़ा सम्मान ये है कि मुझे उसने सेवा के लिए चुना। इससे बड़ा अवार्ड मेरे लिए कोई नहीं है। कहा जा सकता है मुझे विश्व की प्रथम महिला भी कहते हैं जो लावारिस शवों के लिए अंतिम संस्कार करती है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि परमात्मा ने इस मोक्ष के मार्ग में मेरा रास्ता बनाया। बस। अभी तक आप कितने शवों को मुक्ति दिलवा चुकी हैं? मेरे लिए ये सेवा है, इसीलिए मैंने आज तक कभी संख्याओं का ना जिक्र किया है, और शायद मेरे अंतिम समय तक मैं जिक्र नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे फिर अहम हो जाएगा कि मैं ये सेवा कर रही हूँ और मुझे सिर्फ सेवा करना है। तो किसी NGO या गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज में कितना सपोर्ट मिलता है? कोई भी ना NGO है मेरा, ना ही कोई सामाजिक संगठन है। मैं व्यक्तिगत रूप से सेवा को निभाने की कोशिश करती हूँ, स्वयं के व्यय से मैं सारा काम करती हूँ। मेरे पति रेलवे की एक नौकरी पर है, जिससे हम पर्याप्त इतना कमाते हैं कि हमारा गुजारा होता है। परमात्मा सेवा करा लेता है, हम संतोष का जीवन जी रहे हैं।
तो किस तरह से आपको पता चलता है कि एक डेड बॉडी है, फिर आपको आना होता है? जैसे कि इंदौर शहर में जितने भी थाना क्षेत्र है वहाँ से संपर्क किया जाता है। जो लोग मुक्तिधाम में आकर अंतिम संस्कार नहीं कर पाते वो लोग संपर्क करते हैं। हॉस्पिटल से मुझसे संपर्क किया जाता है, लेकिन विशेष तौर से तो पुलिस से मुझसे संपर्क करती है। तो कितना वक्त, मतलब हफ्ते में कितना आप कर देती हैं? नहीं, कुछ नहीं कह सकते। हफ्ते में आप 7 दिन भी इस सेवा को कर सकते या महीने में 1 भी नहीं कर सकते। कितने वर्षों से ये चला आ रहा है? मैं 7 वर्षों से इस सेवा को निभाने की कोशिश कर रही हूँ। 7 वर्ष हो गए हैं मुझे। जब मैं गर्भवती थी तब भी इस धाम में खड़ी थी और आज भी इस धाम में खड़ी हूँ, और जब तक जीवित रहूंगी ये धाम मेरे लिए मोक्ष का धाम है। यहाँ मुझे परम शांति का अनुभव होता है। मैं यहाँ खड़ी रहूँ। और आगे की इसको लेके क्या प्लानिंग है, क्योंकि ऐसा है कि आप खुद मुक्तिधाम बनवा? देखिए प्लानिंग अगर मैं कर पाती तो आज अधिकारी होती, तो प्लानिंग तो वो कर रहा है, फिर मैं क्या बताऊं। तो सारी प्लानिंग परमात्मा की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इंदौर में इस बार मौसम कुछ अलग तरह का बना हुआ है। मध्य प्रदेश में इस बार मानसून की देरी से एंट्री की वजह से गर्मी और उमस ने लोगों को बेचैन कर दिया है, लेकिन इंदौर में बढ़ते तापमान से लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो फिलहाल इंदौर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही इस बार मध्य प्रदेश में मानसून 23 जून तक पहुंचेगा। हालांकि बुधवार को भी गरज चमक के साथ बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अभी कुछ दिनों तक शहरवासियों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल इंदौर में लगातार मौसम में हो रहे बदलाव से भी आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो अधिकतम तापक्रम है वो 38 डिग्री के आसपास बना, और जो उमस देखने को मिल रही है उसकी मेन वजह है कि जो न्यूनतम तापक्रम है वो कल रिकॉर्ड किया गया, वो 27 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, और जो आर्द्रता है वो काफ़ी बढ़ गई, उसकी वजह से काफ़ी उमस देखने को मिल रही है। अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में हम देखते हैं तो 22 तारीख के बाद से लगातार हमको हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी, और 25 और 26 तारीख को हो सकता है हमको एक आध जगह कहीं कहीं तेज बारिश और आंधी और तूफान देखने को मिल सकता है। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में पिछले दिनों 13 वर्ष की एक नाबालिग बच्ची 14वीं मंजिल से कूदने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर अब पुलिस द्वारा बच्ची से जुड़े हुए तमाम तथ्य एवं सबूत जुटाने में लगी हुई है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि अभी जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित डीबीसीटी के 14वीं मंजिल से 13 साल की नाबालिग बच्ची द्वारा छलांग लगा दी गई थी, फिर उसके साथ किसी तरह का हादसा हुआ। तो वहीं पुलिस का कहना है कि पूरी वारदात उसके द्वारा छलांग लगा दी गई थी या फिर उसके साथ किसी तरह का हादसा हुआ। इसको लेकर पुलिस बारीकी से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि पूरी घटना पानी की तरह प्राथमिक रूप से नजर आ रही है, क्योंकि बच्ची स्वयं अकेली बिल्डिंग में प्रवेश कर रही है और वहीं लिफ्ट में जा रही है। उसके बाद 14वीं मंजिल का गेट खुला हुआ था और उसे उसी बिल्डिंग से छलांग लगे या फिर उसके साथ किसी तरह का कोई डिप्रेशन या किसी तरह का कोई दबाव था, इसकी जांच कर रही है। फिलहाल बच्ची से जुड़े हुए तमाम तथ्य पुलिस ने एकत्रित कर लिए हैं, जिसमें आईपैड और अन्य जो उसके घर का उपयोगी सामान है वह भी शामिल है। इसी के साथ पुलिस का कहना है कि अभी परिवार पूरी तरह से हताश है। बेटी वाले मामले में अभी हम, क्योंकि उनके माता पिता बहुत ज्यादा सदमे में हैं, लेकिन हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि शायद कोई कारण हो जो किसी बच्चे के आत्महत्या का कारण बना हो। इस संबंध में जांच की जा रही है। अगर कोई बिंदु आता है तो आपको लिया है, सारी चीजें जांच में है। अभी कोई ऐसा कोई कॉन्क्रीट कारण सामने नहीं आया है। इंदौर और ऋषिकेश में ट्रेन में मिले महिला के शव के मामले में पुलिस ने मृतका की पहचान तो रतलाम जिले के मऊ गांव की निवासी के रूप में कर ली है, लेकिन पुलिस अब महिला की हत्या कर शव के टुकड़े कर ट्रेन में रखने वाले आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। रतलाम जिले के बिलपांक थाना क्षेत्र के मऊ गांव में रहने वाली मीराबाई का शव ट्रेन के 2 अलग अलग कोच में अलग अलग टुकड़ों में पुलिस को मिला था। जीआरपी पुलिस को यहां तो सफलता मिल गई है कि जब महिला की पहचान हो सकी। मृतका की 5 बहनें हैं, जिन सभी बहनों ने अपना नाम और
एकलौते भाई का नाम अपने हाथ पर गुदवा रखा था। इस आधार पर ही परिजनों ने मृतिका मीरा की पहचान की थी। पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती आरोपी को पकड़ना है। इसको लेकर रेलवे एसपी ने कहा कि महिला की पहचान तो कर ली गई है, एक बड़ी चुनौती थी। अब आगे पुलिस की अलग अलग टीमों को आरोपी की तलाश में लगाया जाएगा। तो पांचों बहनों ने भी इसी प्रकार का जो है अपने भाई का नाम, गोपाल उनके भाई का नाम होता है, तो अपना नाम और भाई का नाम ये सभी बहनों ने लिखा रखा था और उन्होंने उसको पहचान के बोला कि हमने भी ऐसे लिखाया है कई सालों पहले बचपने में, और उसने भी लिखाया हुआ था। इसके अलावा उसके जो हाथ की जो कंगन थे, कानों में जो बाली पहनी हुई थी, उसको भी उसकी 2 यंग बच्चियां हैं, एक 13-14 साल की, एक 15 साल की है, तो उनने आइडेंटिफाई किया कि मम्मी की बाली है। और इसकी एक सिस्टर ने ये भी बताया कि बाली हम दोनों ने 5-6 महीने पहले किसी मेले में खरीद के पहनी थी, तो उससे भी आइडेंटिफाई हुआ है। इसके अलावा जो हाथ में चूड़ी पहनी हुई थी और एक शॉल मिला था, तो शॉल को भी बच्ची ने जो आइडेंटिफाई किया कि ये जो शॉल जिसमें लिपटी हुई थी वो ये मेरी मम्मी की शॉल है। 3 दिवसीय 25वीं जिला स्तरीय कौशिकी मार्शल आर्ट्स स्पर्धा का इंदौर में आज समापन हुआ। मध्य प्रदेश कौशिकी संघ एवं इंदौर जिला कौशिकी संघ के तत्वाधान में हुए टूर्नामेंट में खिलाड़ियों की कई रोमांचक फाइट देखने को मिली, जहां एलेट एकेडमी के खिलाड़ियों को 10 स्वर्ण पदक एवं 10 रजत पदक हासिल किए। अकादमी के प्रमुख अमय लश्करी की माने तो इस बार जिला स्तरीय एक कौशिकी मार्शल आर्ट प्रतिस्पर्धा के बाद चयनित खिलाड़ी गोवा में राष्ट्रीय शिविर में भाग लेंगे और मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं जिला स्तरीय कौशिकी मार्शल आर्ट्स स्पर्धा में सजल महावर, करण साहू, प्रथा बोरकर, हिमांशु सेन, रुद्राक्ष चौहान, राजवीर सूर्यवंशी, देवराज विश्वकर्मा, कमनी कुर्मी, वैष्णवी बोरकार, काशवी कोचले और नैन्सी परमार, प्रवेश कोलंट्रा और गौरवी गहलोत, गुनीता हिमाक्षी, दक्ष, अक्षत वर्मा, उमेश और समत विजेता रहे। टूर्नामेंट में रचित जरिया ने संचालन किया और अमय लश्करी ने आभार माना। टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा है, अपोनेंट्स भी अच्छे हैं और वही टूर्नामेंट भी बहुत अच्छा है। अभी आपने यहाँ पर खेला, जीता भी अभी आपने हाँ। एक मैच, कहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं इस खेल में? मैं इंटरनेशनल, नेशनल सब करना चाहता हूँ। मम्मी पापा क्या बोलते हैं इसमें? पापा और मम्मी दोनों का पूरा सपोर्ट है और उनकी वजह से शायद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। नमस्ते, ये करण सर ने ऑर्गेनाइज किया है। मेरी गुड़िया तो फर्स्ट टाइम भी आई है यहाँ पर हम लोगों ने कहा कि नहीं फर्स्ट टाइम ही है तो उसको करवाते। वो थोड़ा डर रही थी पर सर ने कहा नहीं आप करवाइए, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट है वैसे तो उसका। अभी अब फर्स्ट टाइम वो खेलेगी और वो है 10 साल की है। सर यहाँ पर अभी 25वीं जिला स्तरीय कौशिकी मार्शल आर्ट स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि एलेट स्पोर्ट्स एकेडमी ऑर्गेनाइज कर रहा है और इसके अंदर अभी तक तकरीबन 70 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है और अभी भी मैचेस चले जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे जीते वो शिक्षा विभाग के इस खेल में अपना नाम कमाएं और बहुत ही जल्दी खेल यूनिवर्सिटी में भी आने वाला है और हम कोशिश कर रहे हैं कि एशियन में भी इस खेल को लेके आए। इंदौर जिले में पाताल पानी से कालाकुंड की वादियों के ट्रैक को 2018 में देश की विरासत घोषित किया गया था। इसी के साथ प्रदेश की एकमात्र हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत हुई थी। रतलाम रेलवे मंडल के अंतर्गत महू पाताल पानी कालाकुंड तक चलने वाली यह हेरिटेज ट्रेन शुरुआत से ही यात्रियों को खूब पसंद आई, जहां हर साल मानसून के आगमन के साथ ही इस ट्रेन का संचालन हो रहा है। इसी क्रम में एक बार फिर जुलाई माह में हेरिटेज ट्रेन यात्रियों को खूबसूरत वादियों में घुमाने ले जाएगी, जिसको लेकर रेलवे द्वारा तैयारियां जारी है। मध्य प्रदेश पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के पीआरओ खेमराज मीणा के अनुसार आगामी जुलाई माह में संभवतः हेरिटेज ट्रेन पाताल पानी और कालाकुंड के बीच चलाई जाएगी। मानसून आने के बाद हेरिटेज क्षेत्र में रहने वाली हरियाली और बेहतरीन वादियों के सफर के लिए हेरिटेज ट्रेन चलने को लेकर रेलवे द्वारा तैयारियां की जा रही है। बताना चाहेंगे कि यह रेलवे लाइन वर्ष 1877 में बिछाई गई थी। कुछ वर्ष पहले इस ट्रैक को बंद करने की योजना थी, लेकिन पर्यटन स्थल को देखते हुए यहाँ हेरिटेज ट्रेन दौड़ने लगी है। देखिए, हेरिटेज ट्रेन हमेशा एक्चुअली क्या है कि महू से और ये जो कालाकुंड के बीच में थी, अभी फिलहाल पाताल पानी से और कालाकुंड के बीच में चल रही है। तो ये पिछली बार भी तब ये पाताल पानी से और कालाकुंड के बीच में चली थी। अभी फिलहाल भी ये जैसे बारिश का मौसम और ज़्यादा आ जाएगा, इसके बाद में ये ट्रेन पाताल पानी से कालाकुंड के बीच में चलेगी।
सर मऊ से पहले चलती थी, अब इसको कनेक्टिविटी मऊ से कब तक मिलेगी? देखिए अभी क्या है कि बड़ी लाइन का काम चल रहा है, क्योंकि छोटी लाइन वहाँ से जो मऊ से पाताल पानी के बीच में निकाल दी गई है, तो इसके बाद में फिर आगे आने वाले समय में इसके वहाँ से कनेक्टिविटी दूसरी ट्रेन से मिलेगी। इसके बाद हेरिटेज का लूप तो आप उठा सकते हैं पाताल पानी से और कालाकुंड के बीच। भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी के कई तरह के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं, जिसमें एक मामले की जांच की तो दूसरे दिन नए तरीके का मामला जांच एजेंसी के सामने आ जाता है। और इसी तरह एक मामले में इंदौर पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है, जो कि विदेशी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी कर विदेशी करेंसी जुटा रहे थे। पूरे मामले में जानकारी देते हुए लसूड़िया थाना प्रभारी तारिश सोनी के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक निजी होटल में 2 युवक रुके हुए हैं। वो पिछले कई दिनों से वह ऑनलाइन धोखाधड़ी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने होटल में दबिश दी और दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले अशोक सिंह और राहुल माली है। दोनों के मोबाइल फोन चेक किया तो पता चला कि अमेरिका के लोगों को लोन दिलाने के नाम पर गूगल वॉइस ऐप और बीट पर एप्लीकेशन के माध्यम से धोखाधड़ी की जा रही है और विदेशी मुद्रा अवैध रूप से प्राप्त की जा रही है। पूरे मामले में पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। अजय तोमर और राहुल माली 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं बॉम्बे हॉस्पिटल के पास होटल से। वहां पर ये होटल में पिछले 3 दिन से ठहरे हुए थे और इनके द्वारा मोबाइल से गूगल वॉइस के माध्यम से इंटरनेशनल कॉलिंग की जा रही थी और यूएसए में लोन दिलाने के नाम पर वहां के लोगों से प्रोसेसिंग फीस के नाम पर ठगी की गई थी, जिस पर और इनके अकाउंट्स को मैं चेक किया है, उसमें भी डॉलर्स में ट्रांजैक्शन है। इस आधार पर हमने 420 का अपराध पंजीबद्ध कर 3 माह पहले एक तरफा प्यार में युवती को संक्रमित इंजेक्शन लगाने के मामले में कोर्ट ने एक अन्य आरोपी संजय पिता राजू की जमानत खारिज कर दी है। आरोपी अपने 6 साथियों के साथ इस साजिश में शामिल था। उसने संक्रमित इंजेक्शन अपने घर के फ्रिज में रखा था, फिर उसे साथियों को दिया। आरोपी संजय को यह पता था कि यह संक्रमित इंजेक्शन है। इस मामले में बुधवार को एडिशनल सेशन जज सुरेखा मिश्रा के समक्ष सुनवाई हुई। इसमें आरोपी संजय की ओर से उनके एडवोकेट ने तर्क रखे कि उनके खिलाफ गलत आधारों पर केस दर्ज किया गया है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। दूसरी ओर अभियोजना की ओर से एजीपी जयंत दुबे ने विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि पुलिस जांच में आरोपी संजय द्वारा संक्रमित इंजेक्शन लाकर अपने घर के फ्रिज में रखने की पुष्टि हुई है। उसे पता था कि इंजेक्शन संक्रमित है, उसने फिर इसे अपने साथी को दिया। इंजेक्शन संक्रमित होने की रिपोर्ट भी आ चुकी है, इसमें संक्रमण होने की पुष्टि हुई है। ऐसे में उसे जमानत नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वह इस गंभीर अपराध में लिप्त है। कोर्ट ने तर्क सुनने के बाद संजय की जमानत खारिज कर दी। इसके पूर्व कोर्ट लोकेश कंटारे और शैलेंद्र की भी जमानत खारिज कर चुका है। इंदौर में एक बार फिर से लेडी डॉन द्वारा हनी ट्रैप में लोहा कारोबारी से 2 करोड़ रुपए की मांग का जाल पुलिस ने उखाड़ फेंका है और उसके साथी को होशंगाबाद के नजदीक से गिरफ्तार किया है। लेडी डॉन पर भी 3000 का इनाम घोषित किया गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लेडी डॉन के नाम से मशहूर एक महिला की, जो अपने हुस्न के जाल में फंसा 2 करोड़ रुपए की मांग से जुड़ा हुआ मामला है। पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि एक महिला से ही जुड़ा हुआ एक व्यक्ति मदन को होशंगाबाद के नजदीक से गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं फरार चल रही महिला की तलाश के लिए कई टीमें विभिन्न जिलों और राज्यों में दबिश दे रही है। बताया जा रहा है कि लोहा कारोबारी पर दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज किया था और समझौता के तौर पर 2 करोड़ की मांग की जा रही थी। इसी के चलते पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण भी दर्ज किया था। फिलहाल पुलिस महिला की तलाश में जुटी हुई है। महिला के पकड़े जाने के बाद अन्य प्रकार के भी और भी खुलासे होने की संभावना है। जांच में ये पाया गया था कि एक गैंग के द्वारा जो आरोपी है उसको सुनियोजित तरीके से फंसाकर हनी ट्रैप किया गया था। जो हनी ट्रैप वाला मामला है उसमें 7 लोगों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, जिनके द्वारा षड्यंत्र करके बाकायदा ग्रुप बनाकर व्हाट्सएप मैसेजों के माध्यम से, लोकेशन के माध्यम से घेराबंदी करके ये घटना घटित की गई थी। उस प्रकरण में 7 आरोपी टोटल बनाए गए थे, जिनमें से 6 की गिरफ्तारी हो गई है। इसमें जो मुख्य आरोपियां है ये सपना नामक महिला है, सपना साहू, जो लेडी डॉन के नाम से भी मशहूर है, आपराधिक रिकॉर्ड भी है उसके ऊपर कल श्रीमान डीसीपी महोदय जो मंत्री द्वारा 3000 रुपए का इनाम घोषित किया गया गिरफ्तारी के लिए।